अरहं शिवं शुद्धबुद्धं परं विश्वनाथं न देवं न बन्धुं न कर्माणि कर्ता न अङ्गं न सङ्गं न इच्छा न कामम् चिदानन्दरूपं नमोवीतरागं चिदानन्दरूपं नमोवीतरागं चिदानन्दरूपं नमोवीतरागम्। ज्योतिपुंज परमाराध्य गुरुदेव की चरणों में वंदना। ज्योति की साधना में उत्सुक रुचि लेने वाले भाइयों और बहनों, आप सभी का लर्न प्रेक्षा मेडिटेशन सेशन में स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे अंतर यात्रा अर्थात इंटरनल ट्रिप। ये अंतर यात्रा क्या है, कैसे की जाती है और क्यों की जाती है, उसकी हम चर्चा करेंगे। ये शब्द आप देखिए, अंतर यात्रा अपने आप में एक विशिष्ट शब्द है। आप सबने यात्राएं बहुत की है और सारी यात्रा बाहर से जुड़ी हुई है, बाहर की गति से जुड़ी हुई है। यह यात्रा हमारी अपनी चेतना से जुड़ी हुई है और भीतर की चेतना की गति के साथ जुड़ी हुई है। महल बहुत बड़ा है, लेकिन महल में जो घर का भंडार होता है, जहां आप कीमती वस्तु रखते हैं, प्रॉपर्टी रखते हैं, वो बहुत छोटा होता है। वो पूरे घर में फैला हुआ नहीं होता है। एक पर्टिकुलर उसका रूम होता है और वो भी बहुत बड़ा नहीं होता है, छोटा होता है। हमारा शरीर भी बहुत बड़ा है, लेकिन जहां हम कुछ कीमती वस्तु की बात करते हैं, तो जहां रहस्य छिपे हुए हैं और जहां शक्ति का भंडार छिपा हुआ है, वो शरीर में बहुत छोटी सी जगह पर है। चोर आता है घर में, वो पूरे घर को नहीं देखता है, उसकी नजर वही रहती है जहां कीमती वस्तुएं रहती है और उसी को वो चुरा करके ले जाता है। वो जब मिल जाती है तो उसे लगता है मुझे सब कुछ मिल गया, और वो जब चला जाता है तो घर वालों को लगता है सब कुछ चला गया। तो ऐसी ही बात अंतर यात्रा के साथ है। अगर ये समझ में आ जाती है तो लगता है कि बहुत कुछ खजाना मेरे पास है और वो हाथ लग गया है। नेक्स्ट प्लीज। हमारी आत्मा कहें
या व्यक्तित्व, उसकी 3 अवस्थाएं हैं। डेवलपमेंट की दृष्टि से सोचें तो 3 उसकी अवस्थाएं हमारे सामने आती है, जिसको हम हिंदी में बहिरात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा कहते हैं। ये 3 अवस्थाएं हैं, उसको आप अपनी भाषा में समझ सकते हैं। अनडेवलप्ड, अंडर डेवलप्ड और डेवलप्ड, ये 3 अवस्थाएं हैं। और इन तीनों को आज आप समझें। कब हम बहिरात्मा होते हैं, कब हमारी चेतना या हम अंतरात्मा बन जाते हैं, और कब वो स्थिति आती है जब व्यक्ति आत्मा परमात्मा बन जाता है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट प्लीज। विज्ञान की भाषा में हम अपने शरीर पर विचार करते हैं तो हमारे शरीर में 3 प्रकार की नाड़ियां हैं। नेक्स्ट प्लीज। एक नाड़ी जिसका नाम है सिंपैथेटिक, अनुकंपा अनुकंपी नाड़ी, और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, जिसको हिंदी में हम परानुकंपी नाड़ी तंत्र कहते हैं। और तीसरा नर्वस सिस्टम है, वो है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जिसको हम केंद्रीय नाड़ी कहते हैं। तो ये 3 नाड़ियां हमारी बैक में स्थित है, और ये पूरा नर्वस सिस्टम सिंपैथेटिक, जो स्वैच्छिक नाड़ी तंत्र है, जो हमारी मसल्स के साथ जुड़ा हुआ है। यानी मसल्स को हम अपनी इच्छा से उसका उपयोग भी कर सकते हैं, उसको रोक सकते हैं, कम ज्यादा कर सकते हैं। पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम ये अनैच्छिक नाड़ी तंत्र है, जिस पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता। और ये नाड़ी तंत्र हमारे हार्ट के साथ, स्टमक के साथ, ये जो भीतरी अवयव है, इनर ऑर्गन है, उसके साथ काम करता है, जिस पर सीधा हमारा कंट्रोल नहीं होता है। और सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जिसमें हमारा पूरा स्पाइनल कोड और ब्रेन जुड़ा हुआ है, और दोनों का कनेक्शन भी है। तो नीचे से लेकर ऊपर तक, यानी मस्तिष्क का भाग और हमारी रीढ़ की हड्डी, ये दोनों सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट प्लीज। और कौन से नाड़ी तंत्र, पूरे शरीर में ये नाड़ी तंत्र फैला हुआ है, तो कौन सा नाड़ी तंत्र किस रूप में काम आता है, कौन सा हमारे हाथों में और पैरों में जो नर्वस सिस्टम है वो हाथों से जुड़ा हुआ है, कुछ हमारे ऑर्गन्स के साथ और ब्रेन के साथ जुड़ा हुआ है, इंद्रियों के साथ जुड़ा हुआ है, कुछ नाड़ी तंत्र हमारे हार्ट के साथ, भीतरी अवयवों के साथ जुड़ा हुआ है। तो ये सारे अलग अलग नाड़ी तंत्र का अलग अलग उनका कनेक्शन है। नेक्स्ट प्लीज। अब आप अच्छे से देखें, यहाँ पर आप देख रहे हैं, तो आप जो सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स वो कहाँ हैं, उसको आप ध्यान से देखें। तो ये बारीक बारीक जो नाड़ियां
रीढ़ की हड्डी के बाहर है, वो सब नर्व्स में आएगी। पैरासिम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक दोनों तरफ ये नाड़ियां। फिर आप देख रहे हैं स्पाइन, जो एकदम मध्य में है, बीच में है, और ऊपर हमारा मस्तिष्क है। तो ये पूरा जो आप देख रहे हैं ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम है। और आज हमें इसी को समझना है कि ये बाहर का नाड़ी तंत्र और ये सेंट्रल नाड़ी तंत्र क्या काम करता है हमारे शरीर में। हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्लीज। इसको योग की भाषा में क्या कहा गया, वहां भी इसकी चर्चा होती है। तो हमने 3 नाड़ियों की चर्चा की, सिंपैथेटिक, पैरासिम्पैथेटिक और सेंट्रल। ये 3 नाड़ियां योग की भाषा में आप समझें कि बाहर जो नाड़ियां जो फैली हुई है स्पाइन के बाहर, आप यहां देख रहे हैं। एक नाड़ी का नाम है पिंगला, एक नाड़ी का नाम है ईडा। तो ये दोनों सेंट्रल में नहीं है, ये साइड में है। और जो मध्य में आप देख रहे हैं, जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है हमारा, तो स्पाइनल कोड देख रहे हैं, और उसको योग की भाषा में सुषुम्ना कहा गया। सेंट्रल नर्वस सिस्टम को सुषुम्ना नाड़ी कहा गया, और अगल बगल में जो नाड़ी संस्थान है उसका एक का नाम पिंगला, एक का नाम ईडा। तो तीनों के अलग अलग काम है। अब हम आए कि जब हमारी चेतना, हमारे कॉन्शियसनेस, जब इन दोनों नाड़ी संस्थान में रहते हैं जो साइड में हैं, ईडा और पिंगला। ईडा है वो हमारे लेफ्ट साइड में काम करती है, और पिंगला है वो राइट साइड में काम करती है। दोनों का नेचर भी अलग अलग है। पिंगला गर्म प्रकृति से जुड़ी हुई है, जिसको हम सूर्य नाड़ी भी कहते हैं, और ईडा है वो ठंडी नाड़ी है, उसको चंद्र नाड़ी भी कहते हैं। सुषुम्ना है वो मध्य की नाड़ी है। जब हमारी चेतना ईडा और पिंगला में काम करती है, क्योंकि अभी हम ध्यान की चर्चा करेंगे और उसको ये सारी जो चर्चा चल रही है हमको ध्यान के साथ जोड़ना है। तो जब हमारी चेतना, कॉन्शियसनेस जब एक्टिव पिंगला में और ईडा में रहता है, तब हम बाहर की क्रिया करते हैं, बाहर से कनेक्टेड रहते हैं। हमारी इंद्रियां, 5 इंद्रियां एक्टिव रहती है, और जितनी भी प्रवृत्ति होती है वो इन दोनों नाड़ी संस्थान से होती है। लेकिन हमें बाहर ही नहीं रहना है, केवल इंद्रिय और मन के साथ ही जीवन नहीं जीना है, उसके पार भी कुछ चेतना की शक्ति है, उनके साथ भी हम रहना चाहते हैं। एनी टाइम हम बाहर नहीं, कुछ समय हम अपने साथ भी बिताना चाहते हैं, अपनी अनुभूति भी करना चाहते हैं, जिसको आप सेल्फ रियलाइजेशन कहते हैं। तो ये सेल्फ रियलाइजेशन की कंडीशन कब आती है? जब हमारी चेतना ईडा और पिंगला से हट करके जब ये सेंटर में आ जाती है,
जिसको हम सुषुम्ना नाड़ी कहते हैं, और विज्ञान की भाषा में स्पाइनल कोड, रीढ़ की हड्डी जो बिल्कुल सेंट्रल में है, उस समय जब हमारी चेतना काम करने लगती है, इस समय जब हमारी चेतना एक्टिव हो जाती है, तब हम भीतर में आते हैं, अपने आप से कनेक्टेड होते हैं, और ये जो अवस्था है इसको हम अंतरात्मा कह सकते हैं। ये अवस्था कितनी महत्वपूर्ण है, क्यों हम अंतर यात्रा करते हैं? यही हमारा पाठ है। बस हम अपनी चेतना को इसी में गति देते हैं, और इसी में हमारी गति होती है। ये गति क्यों महत्वपूर्ण है, क्यों करते हैं? बंधुओं, बस इसके साथ कुछ बातें जुड़ी हुई है, आज आप उसी को समझने का प्रयत्न करेंगे। पहली बात, व्यक्ति के दो नेचर होते हैं और उनका एटीट्यूड भी दो तरह का होता है। एक नेगेटिव होता है, एक पॉजिटिव होता है। और हम सब जानते हैं, हम सब चाहते हैं कि हमारा एटीट्यूड पॉजिटिव बने, लेकिन सोचने से, कहने से वो बनता नहीं है। तो कैसे व्यक्ति पॉजिटिव बने और हर स्थिति में वो पॉजिटिव रहे? कुछ लोग होते हैं, आपने भी देखा होगा, कि हर बात को वो पॉजिटिव वे से लेते हैं और टेंशन नहीं करते हैं और उलझते उलझते भी नहीं है। तो ये क्या है? ये जब हमारी चेतना ज्यादा से ज्यादा सुषुम्ना में रहती है, तब हमारा पॉजिटिव एटीट्यूड विकसित होता है, जिसको जैन धर्म की भाषा में सम्यक दर्शन कहते हैं। दूसरी बात, जब हमारी चेतना बाहर की साइड की नाड़ियों से हट करके केंद्रीय नाड़ी में आती है, सेंट्रल नाड़ी में आती है, तब व्यक्ति को साफ साफ पता चलने लगता है कि मैं रियल में क्या हूं, मेरा स्वरूप क्या है। उसको बताने की जरूरत नहीं, उसको कहीं शास्त्रों में खोजने की जरूरत नहीं, वो स्वयं अनुभव करता है कि वास्तव में मैं क्या हूं। उसके साथ साथ जो चित्त के साथ जुड़े हुए दोष हैं, जिसको हम संस्कार कहते हैं, जिनको हम कर्म संस्कार कहते हैं, कर्मों का बंधन या उदय अवस्था कहते हैं, वो उन्हें साफ साफ नजर आती है। तो ऐसा व्यक्ति अपने दोषों को समझने लगता है, स्वयं समझने लगता है, और अपने स्वरूप को स्वयं जानने लग जाता है। तो ये बहुत बड़ा काम है और बहुत बड़ी उपलब्धि है, अचीवमेंट है। तीसरी बात, जब हमारी चेतना इस सेंट्रल नर्वस सिस्टम में रहती है, एक्टिव रहती है, तो हम किसी पर दोषारोपण नहीं करते हैं। हमारी लाइफ की कंप्लेनिंग, क्रिटिसाइजिंग बहुत कम हो जाती है और जीवन के रिएक्शन भी बहुत कम हो जाते हैं।
उसने ऐसा कर दिया, उसने वैसा कर दिया, उसने ये नहीं किया, वो नहीं किया। सारा दिन हम बैठ करके फोन पर या जहां कहीं भी मिलते हैं दो या तीन, तो हम इधर उधर की बाहर की बातें करते हैं कि वो उसने वैसा कर दिया, ऐसा कर दिया, ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, ऐसा उनको वहां नहीं जाना चाहिए था। कितनी सारी बातें होती है जिसको हम अपनी भाषा में पंचायती कहते हैं, पॉलिटिक्स भी कहते हैं। तो ये सारी बातें भी कम हो जाती है जिसकी चेतना सेंट्रल में आ जाती है। आगे बढ़ें। चौथी बात कि हम क्या करते हैं, कुछ भी हमारे साथ अच्छा नहीं होता है तो वो हम किसी दूसरे को कहते हैं कि उसने मुझे दुखी कर दिया, उसने मेरी प्रशंसा की, मैंने कितना सारा काम किया था उसका, लेकिन जबान से उसने एक भी बार उसको बताया नहीं। तो हम दूसरों के कारण सुखी होते हैं, दुखी होते हैं। किसी ने प्रशंसा की तो खुश हो गए, किसी ने नहीं की तो दुखी हो गए। तो ये सुखी होने का, दुखी होने का जो हमने राइट दूसरों को दिया है, धीरे धीरे व्यक्ति इसी राइट को अपने हाथ में ले लेता है और वो दूसरों से न सुखी होता है न दुखी होता है। इसके साथ साथ जब हमारी चेतना ऊपर की तरफ जाती है और सेंट्रल में एक्टिव रहती है तो हमारा व्यवहार भी बहुत सम्यक हो जाता है, सात्विक हो जाता है। किसी के साथ हमारी फाइटिंग नहीं होती है, आर्ग्यूमेंट भी कम हो जाते हैं। और फाइनली जो सेल्फ रियलाइजेशन की स्थिति है उसका अगर अनुभव करना है तो ये सरल माध्यम है अंतर यात्रा। नेक्स्ट प्लीज। आगे आप देखें कि अंतर यात्रा में होता क्या है, हम क्या करते हैं अंतर यात्रा में। तो सीधी भाषा में आप समझने का प्रयत्न करें कि अंतर यात्रा में हमारा कॉन्शियसनेस, जो हमारी चेतना है, जो चित्त है हमारा, जो बॉडी के साथ काम करता है, चेतना का एक भाग है, एक उसकी किरण है, वो उस चेतना को हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम में लाते हैं, यानी स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन, उसमें स्थापित करते हैं। उसके साथ साथ हमारी चेतना और उसके साथ जो एनर्जी जुड़ी हुई है, वाइटल फोर्स है हमारा, और उसका स्थान है वो हमारा नीचे का भाग है। और सबसे नीचे स्पाइन का जो अंतिम भाग है, द एंड ऑफ द स्पाइन, वहां शक्ति केंद्र है और हमारी पूरी शक्ति वहां स्टोर है। अंतर यात्रा में हम क्या करते हैं, उसी शक्ति को हम ध्यान के माध्यम से ज्ञान केंद्र पर लाते हैं। शक्ति नीचे है और ध्यान के माध्यम से, इस अंतर यात्रा के प्रयोग के माध्यम से हम अपनी शक्ति को ऊपर उठाते हैं और उसको धीरे धीरे ऊपर लाते हैं, ऊर्ध्वमुखी बनाते हैं। नेक्स्ट प्लीज। अब वो ऊर्ध्वमुखी कैसे होता है आप देखें, देखने का प्रयत्न करें कि यहाँ सब बताया गया है और आप देख रहे हैं नीचे का भाग एकदम एंड ऑफ स्पाइन, वो हमारा शक्ति केंद्र है और वहां से
हम अपनी शक्ति को ऊपर ले जाते हैं और आप देख रहे हैं ऊपर का भाग, स्पाइनल कोड के माध्यम से हम वहां पहुंचते हैं एट द टॉप ऑफ हेड, जो ऊपर का भाग है जिसको हम सहस्रार चक्र भी कहते हैं, और प्रेक्षा ध्यान में द सेंटर ऑफ नॉलेज। तो यहां पर आते हैं, आगे का भाग भी आप फ्रंट पोर्शन भी देख रहे हैं। तो फ्रंट पोर्शन यानी आप आगे से पीछे तक सीधी रेखा में आप भीतर जाते हैं। तो स्पाइनल कोड की कंडीशन हमारे शरीर में कैसे है और वो कैसे हम नीचे से ऊपर जाते हैं, और हमारी जो सुषुम्ना नर्व है वो बिल्कुल मध्य में है, सेंट्रल में है, उसमें हम काम करते हैं। नेक्स्ट प्लीज। और वो हम किस रूप में उसमें हम प्रयोग करते हैं, उसकी प्रोसेस क्या है उसको आप जाने। हाउ टू डू इंटरनल ट्रिप, अंतर यात्रा कैसे होती है उसको आप देखने का प्रयत्न करें। तो हमारी कॉन्शियसनेस है वो हमारी डाउन में है, और हमारी यात्रा नीचे से ऊपर की तरफ जा रही है, हमारी गति नीचे से ऊपर हो रही है। नेक्स्ट प्लीज। और वो किस रूप में हो रही है, आप एक एग्जाम्पल के रूप में समझ सकते हैं कि जैसे कुआं होता है, हौदी होती है पानी की, तो कुएं में पानी है और पानी को निकालने के लिए हम खाली बाल्टी अंदर डालते हैं, और बाल्टी किससे बंधी हुई होती है? रस्सी से बंधी हुई होती है, एक मजबूत रोप से वो बंधी हुई होती है। अगर रस्सी भी नहीं हो तो भी काम नहीं चलता है, बाल्टी ना हो तो भी पानी नीचे से ऊपर नहीं आता है। तो हमारी एनर्जी नीचे है, भरा हुआ है कुआं एनर्जी से। और आप कल्पना करें कि आपका चित्त नीचे की तरफ जा रहा है, इसका मतलब है कि आपकी खाली बाल्टी नीचे की तरफ जा रही है, एट द एंड ऑफ स्पाइन, एट द सेंटर ऑफ एनर्जी, वहां जा रही है। और आपके लिए रस्सी का काम कौन कर रहा है? रस्सी का काम आपका ब्रीदिंग प्रोसेस, आपकी जो श्वास की क्रिया है उसको आप रस्सी बना रहे हैं। जब आप इनहेल करते हैं तब आपका ध्यान ऊपर से नीचे की तरफ जाता है। आप ध्यान से सुनेंगे, इनहेल करते हुए आप ऊपर से नीचे जाते हैं, और एक्सहेल करते हुए आप भरी हुई बाल्टी जैसे ऊपर की तरफ खींचते हैं कुएं से, वैसे आपकी एनर्जी श्वास के माध्यम से और कॉन्शियसनेस के माध्यम से वो नीचे से ऊपर आती है। और कहां तक आती है? आप पुल करके कहां तक आ रहे हो? ऊपर की तरफ, यानी सेंटर ऑफ एनर्जी से सेंटर ऑफ नॉलेज तक पहुंचते हैं, और वहां पर आपकी एनर्जी वहां खाली होती है। वही एनर्जी को आप छोड़ते हैं और वापस रिकलेक्ट करने के लिए, दूसरी और ज्यादा एनर्जी नीचे से ऊपर लाने के लिए फिर आप जाते हैं। और कैसे जाते हैं? ब्रीद इन, यानी श्वास लेते हुए आप नीचे जाते हैं, श्वास छोड़ते हुए एनर्जी को नीचे से ऊपर लाते हैं। तो आपकी जो ब्रीदिंग प्रोसेस है वो भी इतनी सूक्ष्म होती है। वो आप यहाँ श्वसन तंत्र है हमारा,
ये रेस्पिरेटरी सिस्टम है, वहां से ध्यान को हटा करके हम अपने ध्यान को कहाँ ले जाते हैं? स्पाइनल कॉर्ड में ले जाते हैं। तो जहां हमारा ध्यान होता है वही हमारी एनर्जी काम करती है, वही हमारी चेतना काम करती है। तो हमारा ध्यान, पूरा ध्यान हमारी स्पाइनल कॉर्ड में काम करता है। तो ये पूरी प्रोसेस है। अभी अगर समय होगा तो हम थोड़ा प्रैक्टिकल भी कर पाएंगे। इंटरनल ट्रिप हम आपको शॉर्ट में आज कराएंगे। तो ये सारी प्रोसेस आपने देखी है, पहली बार भी लोग सुन रहे होंगे तो आपने आपने ध्यान से देखा है। अगर नहीं समझ में आया है तो आप बार बार देख पाएंगे, क्योंकि आपको उपलब्ध होगा ये सब यूट्यूब के माध्यम से। अ, तो आप फिर उसको वापस देख सकते हैं। तो हमारी एनर्जी नीचे से ऊपर की तरफ जाती है, और वो भी सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हम अपनी एनर्जी को नीचे से ऊपर ले जाते हैं। नेक्स्ट प्लीज। क्यों ले जाते हैं? काफी बातें हमने पहले ही कर दी है कि अंतर यात्रा हम क्यों करते हैं, उसके कई बिंदु हमने बताए। यहाँ भी 2-3 बिंदु है, इस पर आप ध्यान दें। तो पहली बात है कि जो साइकोलॉजिकल डिस्टॉर्जन है, जो एक विकृति आ गई है, उसमें उथल पुथल आ गई है, उसमें कुछ दोष आ गए हैं। यानी मानसिक दोषों को दूर करने के लिए अंतर यात्रा करते हैं। वो दोष हमारी दृष्टि के साथ भी जुड़े हुए हैं, एटीट्यूड के साथ भी जुड़े हुए हैं, हमारे मन के साथ भी जुड़े हुए हैं, और शरीर को भी ले सकते हैं। तो सारे दोषों को अगर दूर करना है तो फायदा हम एक देखते हैं, लेकिन बहुत सारे फायदे भी हो जाते हैं। तो ये पॉजिटिव साइड इफेक्ट इसके साथ जुड़ा हुआ है। दूसरी बात है कि पॉजिटिव इमोशन को अगर डेवलप करना है, जैसा कि हमने कहा था, नेगेटिव एटीट्यूड, पॉजिटिव एटीट्यूड। तो जिनका नेगेटिव एटीट्यूड है उसको बदलना चाहते हैं यदि आप, तो ये अंतर यात्रा का प्रयोग उन्हें जरूर करना चाहिए। और तीसरी बात है कि हमारी सारी शक्ति कहाँ है? पूरी शक्ति नीचे की तरफ है, और वो जितनी नीचे की तरफ होती है बंधुओं, उतनी ही हमारी चेतना बाहर की तरफ भटकती है। हम बाहर का ही जीवन जीते हैं, बाहर जो कुछ दिखता है बस उसी में सच्चाई मानते हैं, उसी को ही सब कुछ मानते हैं। हम और आगे नहीं बढ़ सकते हैं, उसके बियॉन्ड नहीं जा सकते हैं, उस शक्ति को समझ नहीं पाते हैं। तो जब तक हमारी चेतना, हमारी एनर्जी नीचे रहेगी तो ये हमारी बहिरात्मा की स्थिति बनी रहेगी। तो सबसे पहले हम बहिरात्मा से अंतरात्मा बने, यानी हम प्रैक्टिस करें अंतर यात्रा की, ज्यादा से ज्यादा प्रतिदिन करें। और वो प्रतिदिन अभ्यास करते करते एक दिन ऐसा आता है कि हमारी पूरी एनर्जी वो नीचे से ऊपर की तरफ आ जाती है, और हमारा ज्ञानात्मक पक्ष विकसित हो जाता है। काम की शक्ति बिल्कुल निर्वीर्य बन जाती है, अनएक्टिव हो जाती है, निष्क्रिय हो जाती है, और हमारी शुद्धता बढ़ जाती है। तो वही जो स्टेट है वो है परमात्मा की स्टेट, वीतरागता की स्टेट है। तो धीरे धीरे ये अंतर यात्रा बहिरात्मा से शुरू होती है, बहिरात्मा से हम अंतरात्मा में आते हैं, और आगे बढ़ते बढ़ते हम परमात्मा की दिशा में आगे बढ़ते हैं। तो बंधुओं, कितना बड़ा लाभ और कितना बड़ा रहस्य इस अंतर यात्रा में छिपा हुआ है। नेक्स्ट प्लीज। तो यही जहाँ से हमने शुरू किया था, बहिरात्मा, जो बस
बस उसको खाना पीना, घूमना, देखना, सुनना, बातें करना, बस वही सब कुछ अच्छा लगता है। तो ये बहिरात्मा की स्थिति है और इसी स्थिति में व्यक्ति बहुत ज़्यादा दुखी भी होता है, टेंशन में भी जाता है, डिप्रेशन में भी जाता है। कोई भी व्यक्ति जो अंतर्मुखी है, अंतरात्मा है या परमात्मा है, वो कोई भी डिप्रेशन, टेंशन में नहीं जाता है। तो ये तीनों स्थितियाँ हैं बंधुओं। तो आप बहिरात्मा से कम अब अंतरात्मा की दिशा में आगे बढ़े और हमारे इस सेशन में लर्न प्रेक्षा मेडिटेशन में जितने भी भाई बहन भाग ले रहे हैं, सुन रहे हैं, मैं आशा करती हूँ कि आज का विषय आपके लिए क्लियर हो गया होगा। समय भी पूरा होने वाला है और आपके सामने है कि हम कैसे बहिरात्मा से अंतरात्मा बन सकते हैं, कैसे हम सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम से हमारी अपनी कॉन्शियस को वहां से हटा करके उनको हम शिफ्ट कर सकते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। तो यही काम हमें करना है और ये काम हम ही कर सकते हैं, ध्यान के माध्यम से कर सकते हैं। तो आइए अब हम कुछ प्रैक्टिस करें। बी रेडी फॉर प्रैक्टिस ऑफ इंटरनल ट्रिप, अंतर यात्रा। Select a comfortable posture. Close your eyes gently. Keep your backbone, neck and head in a straight line, but without stiffness. Body is relaxed. Mind is relaxed. Make your breath very slow, soft, and rhythmic. Pay your full attention on your breath. Make it very slow. As slow as you can. Make your breath very subtle. अपने श्वास को बिल्कुल धीमे मंद करें। मंद गति से श्वास लें, मंद गति से श्वास छोड़ें। श्वास को और सूक्ष्म करें, सटल करें। सूक्ष्म करने का मतलब है श्वास की स्पीड को कम कर देना। आपको पता भी न चले कि श्वास आ रहा है या जा रहा है। स्पीड को बिल्कुल मंद करें। Body is stable. Relax. अब अपने चित्त को रीढ़ की हड्डी का निचला छोर, एट द एंड ऑफ स्पाइन,
वहां पर ले जाएं। वहां ध्यान टिकाएं। श्वास भरते हुए। यही शक्ति केंद्र का स्थान है। ये शक्ति केंद्र है, ऊर्जा से भरा हुआ। धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए ऊपर उठें, ऊपर की तरफ आएं। धीरे धीरे सिर का अग्रभाग, ऊपरी भाग, एट द टॉप ऑफ द हेड, वहां तक पहुंचे। स्पाइनल कोड आपके लिए पाथ है, इसी को आप यूज करना है। इसको वहीं चलना है, वहीं गति करनी है। इस यात्रा के साथ अपने श्वास को जोड़ दें। श्वास भरते हुए ऊपर से नीचे जाएं। श्वास छोड़ते हुए नीचे से ऊपर आएं। जस्ट आप प्रयत्न करें। यही सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, यही हमारी सुषुम्ना नाड़ी है। आपको सुषुम्ना में प्रवेश करना है। ऐसा लगे कि आपका श्वास सुषुम्ना नाड़ी में चल रहा है। धीमी गति से श्वास लें, शक्ति केंद्र तक पहुंचें। धीमी गति से श्वास छोड़ें, ऊपर की ओर आएं, ज्ञान केंद्र तक पहुंचें। आप अपने संकल्प बल से, कल्पना शक्ति से यह यात्रा करने में सफल हो सकते हैं। अपनी संकल्प शक्ति जगाएं, एकाग्रता की शक्ति जगाएं, जागरूक बने। ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, चित्त की यात्रा चलती रहे। यह अंतर यात्रा है। अपनी चेतना को बाहर से भीतर की ओर ले जाने का, लाने का सशक्त उपाय है अंतर यात्रा। Experience the vibrations in your spinal cord. वहां होने वाले स्पंदनों को देखें, अनुभव करें।
शक्ति नीचे से ऊपर की ओर जा रही है। पूरी सुषुम्ना नाड़ी झंकृत हो गई है, वाइब्रेट हो रही है। शक्ति का ऊर्ध्वारोहण हो रहा है। ज्ञान केंद्र विकसित हो रहा है। दो तीन लंबे श्वास लें, लंबे श्वास छोड़ें। ध्यान का प्रयोग संपन्न करें। रब योर palms. पुट ऑन योर आईज, आंखों पर दोनों हथेलियों को रखें। प्रयोग संपन्न करें। धीरे धीरे आंखें खोलें। आज का सेशन हम यहीं संपन्न करते हैं। अभी कुछ समय है प्रश्नोत्तर के लिए। आपको प्रश्न पूछे जाएंगे, उसके लिए तैयार हो जाएं। Namaste, Swami Chamniji, Jai Jinendra, everyone. So if you have any question, so while we wait for your questions, we have few questions which we wanted to do last time. So, and it will be similar to what we have done in the past. Aapke Zoom screen pe you'll get a series of questions, and then we will go through the answers. Okay, so the first question is, complete meaning of Kayotsargi. Is it steadiness, awareness, and silence? Is it relaxation, self-awareness, and non-attachment? Is it self-awareness, thoughtlessness, and lightness, or is it all of the above? And if you are done with the question, you can keep moving, and at the end, you need to click on submit. तो इसमें कोई points नहीं है, कोई prize नहीं है, तो there is no pressure. Okay, so the next question is purpose of perception of psychic centers. Is it to subjugate and carnal desires, change our old habits and behavior, to establish a more balanced equilibrium in the functioning of the organs, and is it all of the above? Okay, the third question is, what is Bhed Vigyan? Separate sciences, science of meditation, development of wisdom, or is it separate existence of soul and body?
Okay, fourth question, is Kayotsarg same as Shavasana? It's a little trick question. So you need to look at all the options. Option A, no. Option B, it looks like Shavasana. Option C, in Kayotsarg, awareness is added. Or is it all of the above statements? Okay, question 5, location of Pran Kendra. Is it top of the head? Is it end of spinal cord? Is it middle of eyebrows? Is it tip of the nose? So glands and psychic center locations. So pineal gland is at Jyoti Kendra. Pituitary gland is at Darshan Kendra. Thymus gland is at Anand Kendra. Or is it all of the above? So, okay, that was the last question. We have about 50% who have answered. So we'll give maybe one more minute. Okay, we'll give 10 seconds because we almost have 96%. We have completed it. Okay, I think we are at 100%. So we'll go through the answers. Okay, the first one, complete meaning of Kayotsarg. The answer is relaxation, self-awareness, and non-attachment. And 52%, about 50% got it right. So the second one, purpose of psychic center, the answer was all of the above. And I would say only 42% got it right. For question number 3, the answer was Ved Vigyan is separate existence of soul and body. 92% got it right. That's really good. Question number 4, is Kayotsarg same as Shavasana? The answer was all of the above. And 67% got it right. And question 5 is location of again Pran Kendra. It is tip of the nose. And 85% got it right. And the last one was D, all of the above, and 96% got it right. So looks like everyone is paying real good attention. If you have any questions, you can post. If not, we'll ask somebody to do Mangal Part. Mandami Mangal Part. ठीक है, टाइम इज ओवर। अब सुने मंगल पाठ। चत्तारि मंगलम अरहंता मंगलम सिद्धा मंगलम